Welcome to Anthro International. Today we are going to study about Darwinism. This is our syllabus in NET JRF. Darwinism is here, and UPSC also here is Darwinism. So for both it's important lecture today. So first we should know a little about Darwin. Darwin was born on 12th Feb 1809 एट श्रीव्सबरी इन इंग्लैंड में पैदा हुए। श्रीव्सबरी में 12th फेब 1809 को चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो ही रेड द व्यू ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो जो डार्विन थे वो उसने बहुत ही अच्छे से अपने ग्रैंडफादर के व्यूज़ को जाना था और कंप्रहेंसिव थ्योरी जो लेमार्क ने दी थी। ग्रैंडफादर कौन थे उनके ग्रैंडफादर थे एरिस्मस डार्विन, जो हमने प्री डार्विन थ्योरीज में पढ़ा कि वो 18th सेंचुरी साइंटिस्ट थे और उनके व्यूज़ थे रिगार्डिंग एवोल्यूशन कि अर्थ और लाइफ जो है वो इवॉल्व हो गई फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो अर्थ पे लाइफ है और जो खुद अर्थ है वो इवॉल्व हो गई फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और लेमार्क को भी डार्विन ने अच्छे से पढ़ा था, जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो डार्विन जो है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी 1831 में टू ट्रैवल वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड को ट्रैवल करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि वो एक्सप्लोर करें नेचर को। ठीक है, ही ट्रैवलड बाय HMS बीगल। व्हाट इज HMS बीगल? HMS बीगल इज अ नेवी शिप। एक नेवी शिप में, क्योंकि इसने समंदरी सफ़र किया, वोवेज किया। वोवेज मीन्स लॉन्ग जर्नी थी इनकी। 1831 में डार्विन को ये मौका मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि ये वर्ल्ड को देखे, जाने वहाँ पे, और एवोल्यूशन के बारे में अपने बाद में इसने आइडियाज़ दिए। तो ही वेंट ऑन वोएज फ्रॉम 1831 टू 1833। 3 साल के लिए ये सफ़र पे चले गए। कौन? डार्विन। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट आइलैंड्स में ये घूमे, क्योंकि उनको ब्रिटिश ने अपॉर्चुनिटी दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लोर करने के लिए। तो इन्होंने डिफरेंट फ्लोरा, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट आइलैंड्स और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जा के एक्सप्लोर किया, जिनमें गैलापागोस आइलैंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स बन गए जो इसके लिए, डार्विन के लिए। जहाँ पे हियर डार्विन फाउंड ए लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ पे लिविंग लेबोरेटरी मिली एवोल्यूशन की। किसको? डार्विन को। गैलापागोस आइलैंड जो है वो आइलैंड्स है पैसिफिक ओशंस में, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। वहाँ पे डार्विन को ऐसा क्या मिला? इन्होंने देखा वहाँ पे एक टाइप का जानवर था, फिंचेस। तो जो इन्होंने देखा कि ये सेम कलर के, सेम मतलब उनका स्ट्रक्चर वगैरह देख के वो लग रहा था वो मिल रहे हैं। तो लेकिन इसने क्या देखा, एक जगह पे वो ज़मीन से दाना उठा के खा रहे थे, दूसरी जगह देखा यही सेम टाइप के फिंचेस जो है वो पेड़ पे फल खा रहे थे, तीसरी जगह देखा वो वुड खा रहे थे, वुड पिकर थे। तो इसने देखा कि यहाँ पे ये सेम टाइप का जानवर इतने डिफरेंट तरीक़ों से अपना सर्वाइवल कर रहा है, तो इसके लिए ये एक लिविंग लेबोरेटरी बन गई। कौन? गैलापागोस आइलैंड्स। खुद जो डार्विन थे वो खुद मुतासिर थे राइटिंग से। किनकी राइटिंग से, किनकी पब्लिकेशन से? एक माल्थस की, एक चार्ल्स लाइल की और अल्फ्रेड रसेल वेलेस से। खुद डार्विन उनके पब्लिकेशन से मुतासर थे। माल्थस ने क्या लिखा था? माल्थस ने 1798 में पब्लिश किया था एक एसे लिखा था, जिसका नाम था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस। इसमें क्या लिखा था? इसमें माल्थस ने बोला था कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जियोमेट्रिकली, एंड जो फूड सोर्सेज ऑन अर्थ आर इंक्रीजिंग अर्थमेटिकली। व्हाट इट मीन्स? इनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो क्या हम बोल सकते हैं, जियोमेट्रिकली। लाइक हम बोलेंगे, अगर हम देखेंगे एक ही जनरेशन में हम ऐसे बोलेंगे कि लाइक 2 मल्टीप्लाई 2, जियोमेट्रिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन, लाइक 2, 4, 8, 16 ऐसे करके ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। और जो फूड सोर्सेज है वो अर्थमेटिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं। लाइक हम ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बट उतना नहीं जितना पॉपुलेशन हो रही है। हम ऐसा एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। आप सोचिए, जहाँ पे आपने जन्म लिया 10 साल पहले वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी और आज कितनी है?
ठीक है, वहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन हुई होगी, कितने घर बने होंगे, तो वो जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज़ हो गए। लेकिन जो अगर हम फूड सोर्सेज की बात करें तो ज़मीन तो उतनी सेम रही, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, बट वो फूड प्रोडक्शन उतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही है जितनी कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसीलिए माल्थस ने बोला कि नो डाउट फूड प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज, फूड सोर्सेज विल आल्सो इंक्रीज, बट दे विल इंक्रीज हाउ, दे विल इंक्रीज अर्थमेटिकली, लाइक एडिंग यहाँ पे हो जाएगी 2 + 1 = 3, 3 + 1 3 + 4 5 ऐसे करके। बट जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक रेशियोज में, मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इस जो डार्विन है, डार्विन को ये चीज़ इसकी अच्छी लगी थी और वो इससे मुतासिर हुए थे। और दूसरा जो चार्ल्स लाइल ने दिया था, जो हमने प्री डार्विन थ्योरीज में भी पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, उन्होंने बोला, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो अर्थ है वो ग्रेजुअली एंड स्लोली वो विद एजेस वो चेंज हो रही है, ठीक है। और जो यूनिफॉर्मिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कि जो ये एक्चुअली उन्होंने कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी जो थी, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज जिसको जो प्री डार्विन थ्योरी में हमने पढ़ा कि वो बोल रहे थे कि हर टाइम टू टाइम यहाँ पे इवेंट्स यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स आ गए, लाइक अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, जिससे नई स्पीशीज़ इवॉल्व हो गई। ये उसके कॉन्ट्राडिक्ट में बोल रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है, उससे एवोल्यूशन नहीं हुआ, बट ये जो इवेंट्स है ये कंटिन्यूस आज भी हो रहे हैं, ये तब भी हो रहे थे। तो इस चीज़ से भी मुतासिर हुए कौन, डार्विन। तो अपनी थ्योरी को जो उन्होंने बनाया वो एक तो माल्थस की थ्योरी लेके और दूसरा लाइल की थ्योरी को यूज़ करके, और तीसरी वेलेस रोट अ पेपर, वेलेस ने एक पेपर लिखा था ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वैरायटी टू डिपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप। तो उन 3 चीज़ों को मिला के उनसे मुतासर होके, और जो आइलैंड्स पे फिंच को, आइलैंड्स पे जो इन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स पे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ दिस फिंच देखे, ये एक सोर्स बन गया डार्विन के लिए, ताकि वो अपनी थ्योरी दी, अपनी डार्विनिज्म, जिसको हम डार्विनिज्म बोलते हैं, डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म है क्या? डार्विनिज्म एक्चुअली डार्विन की वही एक्सप्लेनेशन है जो थ्योरी, अपनी जो थ्योरी दी इसने डार्विन ने, उसको हम बोलते हैं डार्विनिज्म। जो उसने अपने आइडियाज़ लिखे तो उसको हम बोलते हैं डार्विनिज्म, या हम उसको डार्विन्स थ्योरी भी बोलते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज, हाँ किस पे बेस है ये? सेवरल फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फ्रेंसेस के बेस पे डार्विन की ये थ्योरी बेस्ड है। डार्विन पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, हाँ अपनी जो ये जो कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का, ये इन्होंने फिर एक बुक में लिखा जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो बुक्स का नाम मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुक्स का नाम जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है नेट JRF में, तो ये आप लिख लीजिए ये सारे। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डार्विन ने लिखी, जिसमें उन्होंने एवोल्यूशन के बारे में लिखा। देन नेक्स्ट, तो इन सब, अब जो ये 3 थे, एक तो माल्थस, एक तो चार्ल्स लाइल और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, इन तीनों को मिला के, और जो इसने ऑब्जर्व किया था उन यहाँ गैलापागोस आइलैंड्स में, उनको मिला के इन्होंने अब 5 प्रिंसिपल्स दे दिए एवोल्यूशन के, कि इन्होंने डार्विन ने अपनी थ्योरी में, जिसका नाम है डार्विनिज्म या डार्विन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? प्रोडिगैलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन पहला प्रिंसिपल है, दूसरा है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, तीसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्पीशीज, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब ओवर प्रोडक्शन और प्रोडिगैलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो माल्थस ने बोला था कि जो भी ये है, जो भी जनरेशन्स हैं वो अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रही है। मैनी मोर इंडिविजुअल्स आर बॉर्न ईच जनरेशन देन विल बी एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। द राइटिंग्स ऑफ थॉमस माल्थस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन ऑन दिस पॉइंट।
एंड प्रोवाइडेड हिम विद द आइडिया ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यहाँ पे डार्विन ने कौन सा यूज़ किया, माल्थस का वो जो उन्होंने बोला था जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। लाइक यहाँ पे हम ऐसा सोचेंगे कि जो हमारी जो ऐसे समझे आप ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे दादा और दादी थे वो एक जनरेशन थी, उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई वो कितने थे, हमारे अंकल्स आंट्स वो भी 5-6 थे या 4-5 ले लो। उसके बाद उनसे हम आ गए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, हमारे भाई बहन, उनके कज़न्स, पुफी के बेटे, इसके बुआ के बेटे, चाचा के बेटे, तो वो सारे एक जनरेशन से ही आ गए, जो हमारे किन की थी, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन। तो इनका यही मतलब था कि जो एक जनरेशन है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को क्रिएट करती हैं। जितने हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ से मतलब उतना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे माल्थस ने बोला था कि ये जो वर्ल्ड है ये एक टेबल है जहाँ पे सिलेक्टेड लोगों के लिए खाना है, और जो बिना दावत के आ जाएगा उसको तो मरना ही मरना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि कितनी फर्स्ट प्रिंसिपल में डार्विन ने कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है, कि हर बार हर जनरेशन में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितने बच्चे जन रहे हैं और कितनी आबादी बढ़ रही है। सेकेंड प्रिंसिपल में इन्होंने बोला वेरिएशन एंड हेरिडिटी, कि जो पैदा एक तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें जो वेरिएशंस है, एक ही स्पीशीज़ में वेरिएशंस है और वो हेरिडिटी बन जाती है। यहाँ पे डार्विन की ये सबसे ये पॉइंट था, ड्रॉबैक था, ये बराबर इसने किसकी तरह बोला, लेमार्क की तरह, जो इनकरेक्ट थ्योरी है। ये इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इस टाइम ना ही कोई जीन्स का कोई कॉन्सेप्ट था, म्यूटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, म्यूटाजेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये मतलब इनको तब क्रोमोसोम डीएनए का कोई भी आइडिया नहीं था। तो ये ऐसे अनुमान लगा रहे थे कि इन्होंने क्या बोला कि मैनी ऑफ द फेवरेबल एडाप्शंस आर हेरिडिटी एंड आर पास्ड ऑन टू दी प्रोजेनी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो लिमार्क ने बोला था, लिमार्क ने भी बोला था कि कुछ अडाप्ट होते हैं विद टाइम, जब आपको कोई चीज़ अडाप्ट हो जाती है, जो आप एक्वायर करते हो लाइफ में, वो आपकी हेरिडिटी बन जाती है। वैसे इसने बोला लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि फेवरेबल एडाप्टेशन हुई यहाँ पे। लेकिन जो डार्विन थे वो गलत, यहाँ पे इन्होंने भी ये इनकरेक्ट थ्योरी थी जिसका उनको खुद भी एहसास था। डार्विन लाइक लिमार्क बिलीव्ड इन एन इनकरेक्ट थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, हाउएवर ही इंटरप्रेटेड द प्रोसेस इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट कि फेवरेबल ये था, फेवरेबल एडाप्टेशन, क्योंकि उनको जीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हेरिडिटी कैसे बनती है, हेरिडिटी कैसे हो जाती है, कैसे जीन ट्रांसफ़र होता है, तब इस टाइम वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो डार्विन हिमसेल्फ वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उसको खुद भी लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। तो इसको चलते उन्होंने 1857 में एक लेटर लिखी थॉमस हेनरी हक्सले को कि इसका अल्टरनेट करो, मतलब सेकंड प्रिंसिपल मतलब ये ठीक नहीं है, इसको खुद भी पता था कि ये इनकरेक्ट थ्योरी है। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या बोला, बोला इन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन ने, कि जो ऑर्गेनिज्म बीइंग इंक्रीजेड बाय जियोमेट्रिक रेशियो वेल फूड प्रोडक्शन ओनली इंक्रीज इन अर्थमेटिक, जो माल्थस ने बोला था वो यहाँ पे बोला इन्होंने कि यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे फिर लड़ाई हो रही है रहने के लिए। ये लड़ाई जो ये एग्जिस्टेंस के लिए जो जदोजहद हो रहा है ये 3 तरह का होता है। एक होता है इंटरस्पेसिफिक, दूसरा होता है इंट्रास्पेसिफिक और तीसरा होता है विद एनवायरनमेंट। एक जो लाइक हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे डॉग्स के बच्चे होते हैं, जब वो उनके बच्चे हो जाएंगे, लाइक उसके 10-15 बच्चे एक ही साथ हो जाते हैं, तो ये 10 या 5-10 बच्चे हो गए, तो ये 5-10 बच्चे फिर आपस में पहले लड़ेंगे कि मैं ही रहूँगा, क्योंकि इनको यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला ज़्यादा ही डोमिनेंट होता है एग्जिस्टेंस स्ट्रगल, ये वाला, क्योंकि इनको सेम एनवायरनमेंट चाहिए, सेम खाना चाहिए, सेम शेल्टर चाहिए। तो एक ही चीज़ के लिए ये ज़्यादा लड़ रहे हैं, चीज़ आपस में भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 10 बच्चे अगर एक कुत्ते के हो गए तो वो आपस में लड़ने लगते हैं कि हमें दूध पीना है, हमें रहना है, तो वो आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ पे पहला स्ट्रगल इनको इंट्रास्पेसिफिक होता है, INTRA, इंट्रास्पेसिफिक।
स्ट्रगल होता है। दूसरा इनको फिर इंटर स्पेसिफिक होता है जो दूसरी स्पीशीज़ के साथ, ये पहला अपनी स्पीशीज़ के साथ था, दूसरा अब दूसरी स्पीशीज़ के साथ। लाइक इन कुत्ते के बच्चों को अब वोल्वर्स के साथ लड़ाई होगी, वो अब इनको खाने आएंगे। जो वहाँ पे, यहाँ पहली इंटर स्पेसिफिक जो है, यहाँ पे इनको आउट ऑफ 10 जो है, आउट ऑफ 10 अब 8 रह गए, ठीक है। 2 इन्होंने मार दिए आपस में लड़ाई करके, या 3 मार दिए, अभी 7 रह गए। तो सेकंड जो है इंटर स्पेसिफिक में इनको वोल्व्स के साथ, फॉर एग्जांपल अब स्ट्रगल करना है, अब इनके साथ लड़ना है, तो यहाँ पे वोल्व्स ने इनको अटैक करके और मार दिए 2, तो यहाँ पे अब बच गए 5. तो interspecific means with some different species. It is found among organisms of different species living together. Members of one species struggle with एक ही जगह, ये इसका मतलब ये नहीं कि साथ साथ में रहना, एक ही एरिया में, लाइक वो जंगल में रहेंगे, वहाँ पे कुत्ते भी होंगे, तो वहाँ पे इनको एक फूड, शेल्टर और मेटिंग के लिए लड़ाई होती है। तो इसका यहाँ पे वो मतलब है। तो यहाँ बच गए अब 5 बच्चे, 5 पप्पी। उसके बाद स्ट्रगल विद एनवायरनमेंट, अब इनको एनवायरनमेंट के साथ भी लड़ना है, लाइक फ्लड्स, कोल्ड, हीट वेव्स, अर्थक्वेक। यहाँ पे जो बचेंगे, फॉर एग्जांपल 2 और मर गए, 3 बच गए, ठीक है। ये स्ट्रगल ज़रूरी है, अदरवाइज ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस 3 तरह का। देन फोर्थ प्रिंसिपल डार्विन ने बोला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब जो स्ट्रगल आपने किया, लाइक कोविड के टाइम जो हमने स्ट्रगल किया, जिसने स्ट्रगल किया वो सर्वाइव कर गया, स्ट्रगल जिसने किया वो सर्वाइव करता है, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और नेचुरल से जिसको फिर नेचर सिलेक्ट करता है। नेचर सिलेक्शन मीन्स कि इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, ये जो पपी है, इस पपी ने यहाँ पे भी लड़ा, पहले स्पेसिफिक में लड़ा, इंट्रास्पेसिफिक में, फिर इंटरस्पेसिफिक में, फिर एनवायरनमेंट के साथ भी लगा। अब इसको नेचर ने सिलेक्ट किया, दैट दिस इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यही है जो अब इस यहाँ पे रह सकता है। इंडिविजुअल विद सर्टन, इसमें सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक जिसमें कोविड के दौरान जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो सर्वाइव कर गया, जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी वो एक्सपायर हो गया, हैज़ अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग देन अदर विद लेस फेवरेबल वंस, ठीक है। ये फोर्थ प्रिंसिपल। देन फिफ्थ प्रिंसिपल इन्होंने बोला मॉडिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। इन्होंने बोला कि ग्रेजुअली मॉडिफाई हो रहे हैं विद टाइम, स्लोली जो gradual modification of species could have occurred over the long periods of time, geological time, through additive process occurring in the past in the same manner as they are occurring in the present. Charles Lyell's geological interpretation, यहाँ पे इन्होंने जियोलॉजी जो चार्ल्स लाइल की जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन थी कि विद टाइम स्लोली एक जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये इनका फिफ्थ प्रिंसिपल था। इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डार्विन, हाँ, तो जो इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में ये एवोल्यूशन की बात की, लेकिन इन्होंने, डार्विन ने कभी ह्यूमंस की बात नहीं की कि यहाँ पे ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे या कुछ, ये ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बात करी उन्होंने, कोई ह्यूमंस की बात नहीं की। बट जो इसके सपोर्टर्स थे या ओपोनेंट्स थे, दोनों ने फिर इन ही लॉज को सब्जेक्ट टू द सेम लॉ दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने बोला बाकी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी यही 5 लॉज होते, लाइक ओवर प्रोडक्शन हो रही है, लाइक ये हेरिडिटी जो कि आज हमें पता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स, उस टाइम उन्होंने बोला था फेवरेबल एडाप्टेशन। थर्ड क्या बोला इन्होंने, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या फिर फिफ्थ वन इज मॉडिफिकेशन, स्लोली मॉडिफाई हो रहे। ये सारे फिर बाकी जो अपोनेंट्स या सपोर्टर्स थे डार्विन के, उन्होंने बाकी प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए भी यही चीज़ बोल दी कि ऐसे ऐसे ये इवॉल्व हो गए। इन 1863 थॉमस हेनरी हक्सले ने फिर, जो बहुत ही स्टॉन्च डिफेंडर था, वेरी लॉयल डिफेंडर था किसका, डार्विन का, उन्होंने एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर, जहाँ पे इन्होंने मैन का लिखा, वो 1863 में थॉमस हेनरी हक्सले ने लिखा एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक